दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द सब्जेक्ट ग्रुप में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ तेजवीर और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर 1 जो कि है नेशनलिज्म इन यूरोप। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हम जो मेन चीज़ है वो करने वाले हैं, जैसे कि जो मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन का डाउट आता है कि यूनिफिकेशन के बारे में बताना। यूनिफिकेशन के बारे में हम जानेंगे क्योंकि जो यूनिफिकेशन है इटली, जर्मनी और हमारा ब्रिटेन का, वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। वो 4 से 5 नंबर का आता है। ये श्योर है कि 4 से 5 नंबर का आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी से स्टार्ट करेंगे। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी मतलब कि जो जर्मनी है वो कैसे यूनाइटेड हुआ, मतलब इकट्ठा कैसे हुआ। ठीक है, जो पीपल थे उसके कैसे यूनाइट हुए, मतलब एक साथ कैसे आए। तो आइए देखते हैं। अगर आप एग्ज़ाम में ये पॉइंट वाइज लिख दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो पहला पॉइंट है, इन मे 1848 द लिबरल अटेम्प्टेड टू सेट अप अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एट फ्रैंकफर्ट एंड इट वाज सप्रेस्ड बाय मोनार्की एंड मिलिट्री। तो क्या होता है कि मैं 1848 में जो लिबरल्स थे, जैसे कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा आपने कि लिबरल्स कौन होते हैं, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सेटअप करना चाहा फ्रैंकफर्ट में। फ्रैंकफर्ट एक पार्लियामेंट है, ठीक है, उधर फ्रैंकफर्ट एक जगह का नाम है जहाँ पे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सेटअप करने को चाहा। और जो फ्रैंकफर्ट था और वो मोनार्की और मिलिट्री के द्वारा सप्रेस किया जाता था, मतलब दबाव डाला जाता था। उस जो फ्रैंकफर्ट एक पार्लियामेंट था वो मोनार्की और मिलिट्री कंट्रोल करते थे। दूसरा पॉइंट है, यूनिफिकेशन लेड बाय द प्रूशियन सीएम ओटो वन बिस्मार्क। जो यूनिफिकेशन था, जो लोगों को इकट्ठा करना, जर्मनी को इकट्ठा करना, तो ये जो ओटो वन बिस्मार्क थे, प्रूशिया के सीएम थे, उन्होंने इसको लीड किया था। लीडरशिप इन्होंने ली थी इस चीज़ की। टुक हेल्प फ्रॉम प्रूशियन आर्मी। जो ओटो वन बिस्मार्क जी हैं, इन्होंने प्रूशियन आर्मी की हेल्प ली थी जो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के लिए। इसमें इन्होंने 3 लड़ाई लड़ी 7 साल के अंदर। पहली लड़ाई हमारी ऑस्ट्रेलिया से लड़ी, ऑस्ट्रिया से, दूसरी डेनमार्क से, तीसरी थी वो थी फ्रांस से। ठीक है, और जो लास्ट पॉइंट इसका आता है वो आता है, जर्मनी यूनाइटेड एंड किंग बिकेम केजर विलियम फर्स्ट। ये हमारा फर्स्ट है। ठीक है, तो जब जर्मनी यूनाइटेड हो गई तो उसका किंग जो था उसका नाम था केजर विलियम फर्स्ट। ठीक है, ये हर बार ऑप्शनल में आता है और आ भी सकता है 1 नंबर का। ठीक है, तो ये हमारे जो कुछ पॉइंट थे जो कि बताते हैं कि जो जर्मनी है कैसे यूनिफाई हुआ। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट यूनिफिकेशन। तो अब ये नेक्स्ट जो यूनिफिकेशन है ये है यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन को हम जानते हैं, ब्रिटेन जो है तीन कंट्री से मिलके बना हुआ है। एक है इंग्लैंड, एक आयरलैंड और एक स्कॉटलैंड। उसके बारे में पढ़ेंगे कि ग्रेट ब्रिटेन जो है वो कैसे फॉर्म हुआ, यूनिफाई कैसे हुआ, यूनाइट कैसे हुआ। तो इसमें क्या हुआ था कि नॉट अ रिजल्ट ऑफ रेवोल्यूशन, मतलब कि कोई भी रेवोल्यूशन नहीं हुआ था। ब्रिटेन कंसिस्ट ऑफ 4 मेन एथनिक रीजन, इंग्लिश, वेल्स, स्कॉटिश एंड आयरिश। जो ब्रिटेन है, ग्रेट ब्रिटेन है, उसमें 4 मेन एथनिक रीजन है। मतलब कि जो एथनिक रीजन कल्चर बेस पे डिवीज़न होता है, कल्चर बेस पे या किसी और डिवीज़न पे, ठीक है, रिलीजन, कल्चर, उसे एथनिक रीजन कहते हैं। तो इसके 4 थे। पहला था इंग्लिश, दूसरे जो लोग थे वो थे वेल्श, तीसरे स्कॉटिश थे और 4th थे आयरिश। ठीक है, और जो नेक्स्ट पॉइंट है, द डिसीजन ऑफ यूनिफिकेशन वाज टेकन बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। जो डिसीजन था कि हमें ब्रिटेन को यूनिफाई करना चाहिए, वो ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट थी उसने कहा था। उसके वजह से यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन का हमारा जो डिसीजन आया था। फिर क्या हुआ था, 1707 इन 1707 द एक्ट ऑफ यूनियन, इंग्लैंड टू कंट्रोल ऑफ स्कॉटलैंड कंप्लीटली सब्जेक्टिंग देयर आइडेंटिटी। तो आइए ये समझते हैं। जो 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन आया था, एक्ट ऑफ यूनियन के तहत क्या हुआ था, जो इंग्लैंड था
उसने स्कॉटलैंड पे कंट्रोल कर लिया था। और जितने भी जो इंग्लैंड में कल्चर प्रैक्टिसेस होती थी और जितने भी प्रोसेसेस होते थे कल्चर से रिलेटेड, वो स्कॉटलैंड पे फॉलो करवाए जाने लगे। फिर क्या हुआ, इन 1801 सेकेंड एक्ट ऑफ यूनियन आयरलैंड टू वाज मेड अ पार्ट ऑफ द किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। फिर 1801 में क्या हुआ कि सेकेंड एक्ट ऑफ यूनियन आया, जिसके तहत जो आयरलैंड था वो भी ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट बन गया। ग्रेट ब्रिटेन में हमारा पहले कौन कौन सा था, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड। अब तीसरे में आयरलैंड भी जुड़ गया, जिससे ग्रेट ब्रिटेन बन गया। तो जैसे मैंने बताया था, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड तीनों को मिलके हमारा क्या बनता है, ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट देखते हैं इसका। देयर वॉज अ ग्रेट एफर्ट टू इम्पोज द सिंबल्स ऑफ ब्रिटिश कल्चर ओवर स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। तो क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा था जो सिंबल्स थे ब्रिटिश कल्चर के स्कॉटलैंड और आयरलैंड पे थोपने में, मतलब कि फॉलो करवाने में। तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट भी ज़रूर करें। अगर आपको इस चैप्टर में किसी टॉपिक पे भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक का नाम लिख के भेज सकते हैं और मैं आपके लिए पर्सनली उस पर वीडियो बनाऊँगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट, जो लास्ट हमारा यूनिफिकेशन है वो है हमारा यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो ये हमारा मेन पार्ट इस चैप्टर का, जो मोस्ट प्रोबेबली आ सकता है आपके एग्जाम्स में, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ठीक है, इसमें अगर आप जितने पॉइंट मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर एग्ज़ाम में आपने ये लिख दिए और हल्का फुल्का अपनी राइटिंग में भी लिख दिए तो मैं पक्का श्योर हूँ आपके फुल मार्क्स पक्के हैं। आपके फुल मार्क्स आने ज़रूरी हैं, आपके फुल मार्क्स कोई मार्क्स नहीं काट सकता। तो आइए देखते हैं। इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट्स अमंग विच सार्देनिया पिडमोंट वॉज रूल्ड बाय इटालियन डायनेस्टी। तो इटली जो था वो 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, 7 स्टेट में डिवाइडेड था, जिसमें से ओनली एक ही ऐसे स्टेट था, सार्देनिया पिडमोंट, जो कि इटालियन डायनेस्टी रूल करती थी। मतलब कि जो 7 स्टेट्स थे उसमें से एक ही ऐसा डायनेस्टी या फिर स्टेट था जो इटालियन डायनेस्टी रूल करती थी, जिसका नाम था सार्देनिया पिडमोंट। ठीक है, सेकंड पे आते हैं। आइडिया ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन वाज फर्स्ट गिवन बाय गिउसेप्पे मज़ीनी थ्रू हिज सोसाइटी दैट इज यंग इटली। जो आइडिया था यूनिफिकेशन का, इटालियन यूनिफिकेशन मीन्स इटली को यूनिफाई होना पड़ेगा, इटली को यूनिफाई करना पड़ेगा, ये हमारा गिउसेप्पे मज़ीनी ने दिया था। ये हमारे एक रेवोल्यूशनरी थे। ठीक है, एक मेन रेवोल्यूशनरी थे जिन्होंने ये आइडिया दिया था कि हमें इटली को यूनिफाई करना पड़ेगा। क्या किसकी वजह से, किसके थ्रू दिया था, वो दिया था इनकी एक सोसाइटी थी, 2 सोसाइटी थी, एक सीक्रेट सोसाइटी, 2 सीक्रेट सोसाइटी थी, एक यंग इटली और दूसरी आई डोंट नो, सो आई फाइंड एंड आई टेल यू अबाउट इट। तो मेन जो है वो इसके बारे में है, गिउसेप्पे मज़ीनी ने यंग इटली को थ्रू अपना जो यूनिफिकेशन ऑफ इटली है उसके बारे में बताया था। ठीक है, अब आते हैं मज़ीनी रेवोल्यूशन ऑफ 1831 एंड 1848 वाज फेल्ड दस लेड बाय किंग ऑफ सार्देनिया विक्टर एमेनुअल सेकंड। जो मज़ीनी था, गिउसेप्पे मज़ीनी था, उसका जब रेवोल्यूशन किया उनने 1831 में और 1848 में, जो मज़ीनी था उनने जब 1831 में और 1848 में जब रेवोल्यूशन किया तो वो फेल हो गया था। इसकी वजह से जो यूनिफिकेशन का वर्क है, यूनिफिकेशन का लीडर जो है वो सार्देनिया का जो किंग था उसे बना दिया, जिसका नाम था विक्टर इमैनुअल सेकंड। ठीक है, अब देखते हैं 3 पॉइंट हो रहे हैं हमारे इसके कि सीएम ऑफ सार्देनिया काउंट दे कैवर, सॉरी इट्स सी, काउंट दे कैवर सी। ओके,
So CM of Sardinia Count de Caver led unification by diplomatic alliance with France to defeat Austria and unify Northern Territory। जो सीएम थे, सार्देनिया के सीएम थे, उनका नाम था काउंट दे कैवर, ठीक है। और उनके जो उन्होंने डिप्लोमेटिक अलायंस बनाया फ्रांस के साथ, जिससे वो ऑस्ट्रिया को डिफीट कर सके। और उन्होंने नॉर्दर्न टेरिटरी थी या नॉर्दर्न पार्ट को कैप्चर कर लिया। ऐसे ही यूनिफिकेशन ऑफ साउदर्न पार्ट वाज लेड बाय गारिबल्दी। जो साउदर्न पार्ट था उसको यूनिफाई करने के लिए जो लीडर बना था वो था गारिबल्दी, ठीक है। और इसमें जो जब यूनिफाई हो गया इटली, और जो किंग बना वो था इमैनुअल था, सिर्फ किंग इमैनुअल, जो कि बना था 1861 में। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।